चैन आज बताते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या है, या जो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग होता है, कौन कौन से उपकरण हैं तथा उनके कौन कौन से सिंबल होते हैं। ठीक है, हेडिंग है विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के चिन्ह। विद्युत परिपथ में जिन उपकरणों का यूज करते हैं उनका सिंबल क्या होता है, उनका चिन्ह क्या होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के सिंबल या चिन्ह। हेलो हेलो विद्युत परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के चिन्ह। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से उपकरण होते हैं और उनका कौन कौन सा चिन्ह होता है। सबसे पहला होता है विद्युत बैटरी। ठीक है, सबसे पहला होता है विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी विद्युत सेल, इसका जो चिन्ह होता है एक बड़ा होता है एक छोटा। जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं, छोटे वाले को माइनस से। बड़े वाले को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस से, और छोटे वाले को माइनस से। ठीक है, अगर यहीं पर विद्युत बैटरी हो जाए, विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी का अर्थ क्या है, बहुत सारे सेलों के समायोजन को क्या कहते हैं, विद्युत बैटरी। कई सारे सेल ले लीजिए आप, उनको जोड़ दीजिए तो किस सिंबल में आ जाएंगे, विद्युत बैटरी के। अब विद्युत बैटरी का जो सिंबल होता है ऐसे आप बना सकते हैं, और ऐसे। देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें कई सारे सेल लगे हुए हैं। तो विद्युत बैटरी को आप कह सकते हैं सेलों का समायोजन भी कह सकते हो, सेलों का समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, बहुत सारे सेल जुड़े रहे तो उनको क्या कहते हैं, विद्युत बैटरी। ठीक है, सेलों का समायोजन। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पे आता है कुंजी। कुंजी, कुंजी जो होती है, कुंजी को आप बटन से जानते हैं। जो बटन होता है आप ऑन ऑफ करते हैं उसी को कुंजी कहते हैं। ये जो कुंजी होता है दो प्रकार के होता है, एक खुला और दूसरा कुंजी बंद। एक खुली कुंजी होती है, दूसरा बंद कुंजी। जो खुली कुंजी होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। खुली कुंजी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी बटन को आप ओपन कर देते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये क्या है, खुली कुंजी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जस्ट बंद कुंजी कैसी होगी, ये बीच में आप एक डॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बंद कुंजी। यानी आपकी विद्युत धारा क्या है, चालू है, ऑन है, ऑफ है। ठीक है, अगर ऑफ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये कुंजी हो गया। दूसरा विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल ये होता है। अभी आपको बताते हैं कि प्रतिरोध का अर्थ क्या है। प्रतिरोध का सिंबल ये, आप ऐसे बटन लगाइए या ऐसे,
ये दोनों किसके सिंबल हैं? विद्युत प्रतिरोध के। अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ये आप देखोगे प्रतिरोध कहाँ? जैसे सेल देख लो, टीवी देख लो, रिमोट देख लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जो डिवाइस होते हैं, डिवाइस डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। एक इलेक्ट्रिक होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। आप मार्केट वगैरह जाएंगे तो वहां पर दो प्रकार की आपको दुकानें मिलेंगी। एक पर लिखा रहता है इलेक्ट्रिक शॉप और दूसरे पर और किसी पर लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अर्थ क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है, ये विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से करता है। इसमें बहुत कम प्रतिरोध का यूज किया जाता है, बहुत तेजी से। यानी कि देखते हो जैसे आप लोगों का केबल, खंबा से केबल लेके आते हो और बोर्ड में जोड़ते हो, तो वो क्या है, आप केबल वगैरह लेने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक की दुकान से मिलेगा। और आप लोग जैसे बल्ब लेने जाते हैं, चार्जर लेने गए या एनीथिंग जैसे और कुछ लेते हैं, बटन लेते हैं, लाइट लेते हैं, ट्यूब लाइट वगैरह लेते हैं, सेल वगैरह लेते हैं, टीवी लेते हैं, तो ये सब किसके दुकान से मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक के। और जैसे हीटर ले लो, फ्रिज ले लो, तो ये सब किस दुकान से मिलते हैं? इलेक्ट्रिक से। यानी जो बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट लेते हैं, बिजली लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। यानी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा जो ले उनको किस में रखा जाता है? इलेक्ट्रिक। और जो थोड़ा थोड़ा ले, थोड़ा थोड़ा मतलब तनी तनी कहता है ना, तनी तनी ले, जो थोड़ा थोड़ा ले उसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं? दो, इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। अब आगे बताते हैं आपको। विद्युत प्रतिरोध हो गया। विद्युत प्रतिरोध के बाद आता है अमीटर, वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर का अर्थ क्या है? जो एमीटर है और यह वोल्टमीटर है, दोनों विद्युत धारा को मापने के कारक होते हैं। दोनों से विद्युत धारा को मापा जाता है। एमीटर जो है वो एम्पियर में विद्युत धारा को मापता है। जैसे आप चार्जर वगैरह लेंगे तो चार्जर के ऊपर लिखा रहता है 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। आपकी जो टीवी है, टीवी वो 1.5 एम्पियर लाइन लेती है। 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर का अर्थ समझ रहे हैं? 4.25 गुणे 10 घाते 8। तो इतने मतलब 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको आप क्या कहोगे? 1 एम्पियर। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। एक साथ अगर इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप उसको क्या कहते हो? 1 एम्पियर कहते हो। अब वही क्या कहते हैं कि आपको जैसे करंट का झटका वगैरह लगता है तो इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ आपके शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, अब उसी को जो एमीटर होता है ये विद्युत धारा को मापता है। एमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। एमीटर यहां पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर को ऐसे परिपथ लेते हैं, बीच में गोला सा डब्बा बनाते हैं और बीच में लिख देते हैं ए। ठीक है, प्लस माइनस, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। ये किसको मापता है? एमीटर विद्युत धारा को मापता है। और जो वोल्ट मीटर है ये विभवांतर को मापता है। किसको? विभवांतर। वोल्ट मीटर, आवाज ना करे कह दो, ठीक है। जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर को मापता है। कैसे? ऐसे V प्लस माइनस। विभवांतर अधिक किया जाता है, कम किया जाता है। विभवांतर को आप अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे जिसमें भी आप विभवांतर अधिक कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा को मापने वाले कारक है जिनसे विद्युत धारा को मापा जाता है। यहां पे आता है विद्युत बल्ब,
लाइट जलाते हैं उसका सिंबल, ये विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, लाइट के अंदर जो बीच में फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट जो तार होता है जो प्रतिरोधक होता है, देखो आप अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव। तो ताप जो रहता है, आप एनीथिंग कहीं देखिए, जो उष्मा है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है और जो प्रकाश है ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप कह सकते हैं जहां उष्मा होती है वहां ऊर्जा होती है। नॉर्मल कंडीशन में आप कहेंगे जहां पर आपको उष्मा देखने को मिलती है वहां पर भी क्या होती है, ऊर्जा। अब 10 रुपए वाला बल्ब दिखता है ना बीच में, जिसमें प्रतिरोध की मात्रा अधिक रहती है, उसको आप छुएंगे तो बड़ा गर्म रहता है और उष्मा से ही क्या निकल रही है, उसमें से ऊर्जा निकल रही है, प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये विद्युत बल्ब का साइन हो गया। ये भी विद्युत धारा से कनेक्टेड है, कुछ प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं, कुछ हीट में। जैसे विद्युत हीटर देख लीजिए आप, घर में विद्युत हीटर रहता है जिसमें खाना वगैरह बनता है, वो विद्युत धारा को ताप में कन्वर्ट कर देते हैं सीधा। प्रतिरोध इतना बढ़ा दिया जाता है उसके अंदर कि विद्युत धारा जो रहती है वो ताप में परिवर्तित हो जाती है। कहा जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक रहता है तो उसका ताप भी बहुत अधिक रहता है। जिसका प्रतिरोध बढ़ाएंगे, अब नॉर्मल देखो, किसी को आप बात बात पर रोको तो गुस्सा तो होगा ही, वैसे इसमें अगर किसी का प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो उसका ताप अधिक होगा। आता है, यहां पे बता देते हैं, तार संधि। तार संधि, तार संधि का अर्थ होता है जहां पर दो तार आपस में एक साथ जुड़े होते हैं, उसको तार संधि कहते हैं। ठीक है, तार संधि का अर्थ है ऐसे एक तार गया सीधा घर में, जैसे एक तार गया सीधा और यहां से आप कुछ और एक तार और जोड़ दिए तो ये तार संधि कहलाता है। ठीक है, वायर ज्वाइंट। और अगला है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग का अर्थ होता है एक तार दूसरे के ऊपर से जाता है तो इसको तार क्रॉसिंग कहते हैं। इसको आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तार क्रॉसिंग। ये ना विद्युत धारा को, विद्युत धारा में जो उपकरण होते हैं उनको कुछ प्रदर्शित करने वाला है। विद्युत सेल, एक प्लस एक माइनस। विद्युत बैटरी, विद्युत सेल के समायोजन को विद्युत बैटरी कहते हैं। कुंजी खुला यानी ओपन स्विच, बीच में डॉट नहीं रहेगा, बंद स्विच, बीच में डॉट हो जाएगा। तार संधि, एक तार कोई गया है उसमें से आप दूसरा तार जोड़ देंगे तो तार संधि। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। अमीटर, विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर, विद्युत विभवांतर को मापता है। विद्युत बल्ब का सिग्निफिकेंस ये रहा। और तार क्रॉसिंग यानी एक तार दूसरे के ऊपर से जाता है तो इसे तार क्रॉसिंग कहते हैं। अब आपको बताते हैं धारा के प्रकार। एक्चुअल में धारा बता दिए थे, धारा के प्रकार नहीं बताए थे, बताते हैं धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, धारा तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। धारा, धारा नॉर्मली आप लोग को पता है धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की, किसी के प्रवाह को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी समय दर में अगर कोई बहुत तेज बह रहा है तो उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे आप बहुत तेजी से पानी गिराइए, पानी की धारा हो गई। दूध गिराइए, दूध की धारा हो गई। ठीक है, तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़े तो वो क्या हो जाएगी, आवेशों की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह के समय दर को, समय दर को, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए जो विद्युत धारा होती है ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला और दूसरा, इसको कहते हैं दिष्ट धारा और एक को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा।
दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। जो दिष्ट धारा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डीसी। और जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी, एसी करंट, डीसी करंट। जो दिष्ट धारा है इसकी खोज किए थे एडिशन। दिष्ट धारा की खोज कौन किया था? एडिशन। और जो एसी अल्टरनेट यानी प्रत्यावर्ती धारा है इसकी खोज किए थे निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। ये रहा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब एक्चुअल में पढ़ते हैं कि दिष्ट धारा होता क्या। देखिए, दिष्ट धारा कहने से अर्थ है ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा ऐसी विद्युत धारा जो अपनी दिशा बदले बिना, दिशा बदले बिना एक समान रूप से सीधी दिशा में प्रवाहित होती है, सीधी दिशा में प्रवाहित हो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। इधर समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। पहले दिष्ट धारा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आप बना लीजिए ये है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है उत्पत्ति का केंद्र। जहां से दिष्ट धारा उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट का। जहां से भी कोई चीज शुरू हो उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या उत्पत्ति केंद्र। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप लोग अपने घर से चलते हैं तो आपका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? आपका घर हो गया। तो जो डीसी करंट है ये सीधा ऐसे निकलता है, सीधा, अपनी दिशा थोड़ी सी भी चेंज नहीं करता, ये सीधा सीधा जाता है। तो इस धारा को, और ये जो ऊपर इसके कोई भी करंट या आवेश फ्लो करता है तो उसके दोनों तरफ दो क्षेत्र बन जाते हैं। एक साइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड EF और एक साइड होता है मैग्नेटिक फील्ड MF। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दो क्षेत्र हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो दिष्ट धारा जो है वो सीधी सीधी एकदम सीधी रेखा, लीनियर मोशन में गति करते हुए सीधी सीधी चली जाती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है? अब आपको पता है, अभी आप पढ़े कि जो धारा होती है इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए सीधा सीधा ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका भी कुछ वजन होता है, उनका भी कुछ द्रव्यमान होता है। अब जैसे ये दिष्ट धारा है तो आप इसमें इतना विभवांतर नहीं बढ़ा सकते, क्या कि ये सीधा सीधा जा रहा है एकदम। आप कोई सीधा सीधा जाए, सीधा सीधा कोई जा नहीं सकता, उसको इधर उधर हो जाएगा या कोई आएगा ढकेल उकेल देगा। सीधा रास्ता जा रहा है, उधर बच के जाना ही पड़ेगा। पेड़ में रास्ते, मान लीजिए कोई पेड़ उड़ गया तो उसे टकरा के हट ही जाएगा। ठीक है, तो जो दिष्ट धारा है सीधा सीधा जाती है, इसका विभवांतर बड़ा कम रहता था, विभवांतर कम रहता था। तो दिष्ट धारा से आगे क्या होता था? नॉर्मली इसके तार वगैरह जो रहते थे, जो दिष्ट धारा है बहुत पहले महंगी होती थी, क्या कि एडिशन इसको बनाए थे। तो एडिशन जब दिष्ट धारा बनाए तो कहे कि जब हम दिष्ट धारा बनाए तो एक काम और करते हैं, इन्होंने सारी चीजें दिष्ट वाली बना दी। मतलब दिष्ट का बल्ब, दिष्ट का रेफ्रिजरेटर, मतलब हर चीज, एनीथिंग आप जो कुछ देखते हैं वो सब किस में बना था? पहले दिष्ट में बना था। और दिष्ट धारा जो थी बहुत महंगी थी, उसको नॉर्मल लोग नहीं खरीद सकते थे, नहीं जला सकते थे, और ज्यादा इसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता था। इसको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियां लगाई जाती थी,
बहुत अधिक मात्रा में अगर किसी क्षेत्र को देना है तो बहुत बड़ी बैटरी लगाई जाती थी, उसको दी जाती थी, फिर भी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाती थी दिष्ट धारा की। तो जब इसको ज्यादा दूर तक भेजा भी नहीं जाता था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दूर भेजा गया तार में, ऐसे खंबे लगे रहते हैं, खंबे से भेजा गया तो इसका कुछ वजन होता था, जिससे धीरे धीरे खंबे के तार जो होते थे लचकने लगते थे, और लचकते लचकते एक बार टूट जाते थे। तो इसके रिपेयरिंग में भी बहुत ज्यादा खर्चा यूज लगता था। तो जो कुल मिला के कह सकते हैं दिष्ट धारा काफी कॉस्टली था, बहुत महंगा था, ठीक है, दिष्ट धारा। और इसका ज्यादा उपयोग भी नहीं था, कोई ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता था। जैसे आपको बताया, नॉर्मल लोग इसका यूज कर ही नहीं सकते थे, बहुत अमीर लोग जो थे वो करते थे। तो ये थी दिष्ट धारा। इसके आवेश नीचे गिर जाते थे, सारा कंडीशन इसमें होता था, ये सीधे सीधे रेखा में गति करता था दिष्ट धारा। उसके बाद बना प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बनाया था निकोला टेस्ला ने। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जो समयानुसार अपनी दिशा परिवर्तित करके श्रृंग गर्त के रूप में चलती है, श्रृंग गर्त के रूप में चलती है। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, जो अपनी दिशा परिवर्तित करके श्रृंग गर्त के रूप में चले, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखिए कैसे दिष्ट धारा आपका क्लियर हो गया। इसको मिटा देते हैं और बताते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे, प्रत्यावर्ती धारा श्रृंग गर्त के रूप में चलती थी, जिसकी ऊंचाई वाले हिस्से को उच्चिष्ट बोलते हैं, उच्चिष्ट, और नीचे वाले हिस्से को निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्ट और इसको बोलते हैं ट्रॉफ। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो प्रत्यावर्ती धारा जो चलती है हमेशा अपना डायरेक्शन बदल के चलती है, यानी अपनी दिशा बदलती रहती है, ऊंचाई पर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस फॉर्म में चलती है। तो इसकी दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। और आप जानते हैं कि एक इसमें टर्मिनोलॉजी आती है क्लास 11 की फिजिक्स की, जब दिशा परिवर्तित होती है तो वेग भी परिवर्तित होगा, और जब वेग परिवर्तित है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। जब वेग परिवर्तित होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, और जब त्वरण उत्पन्न होता है तो कोई भी वस्तु रहती है वो त्वरित हो जाती है, और त्वरित वस्तु विकिरण करती है। तो ये उच्चिष्ट निम्निष्ट, उच्चिष्ट निम्निष्ट, क्रिस्ट ड्रॉप के रूप में चलता रहता है धारा। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ शब्दावलियां आती हैं, क्रिस्ट ग्रुप के आप समझ गए। अब ये क्या था, ये जो धारा थी बहुत सस्ती थी, उतनी कॉस्टली नहीं थी, और इसका विभवांतर अधिक करके जितनी अधिक दूरी तक जाए उतनी अधिक दूरी तक भेजा जा सकता था। ठीक है, क्या कि इसकी दिशा लगातार चेंज होती रहती थी, और इसके लिए बहुत सरल, बहुत अच्छे, बहुत सस्ते क्या कहते हैं उपकरण भी बना दिए, जैसे ट्रांसफार्मर देखते हैं तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। आप सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर लाइन बढ़ाता है, तो लाइन नहीं बढ़ाता, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देता है। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, आपके घर में करंट उतना ही आता है, आप जितना यूज कर रहे हैं 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, उतना ही करंट आएगा, लेकिन वोल्टेज ज्यादा आएगा।
वोल्टेज का अर्थ समझ रहे हो कि आपका काम समझिए कि आपके एक दिन में काम दिया गया है कि आप पूरा घर साफ करिए। अब वही आप पूरे दिन में साफ करिए, चाहे आधे घंटे में कर दीजिए। तो जितना करंट एक बार में, आप समझिए कि जैसे आपका घर दूर वगैरह है या बहुत दूर है, तो विभवांतर कम रहेगा तो लाइट कम आएगा, वोल्टेज कम रहेगा तो लाइट कम आएगा। लाइट आपका उतना ही आ रहा है लेकिन वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है तो जो वोल्टेज है ना, पीछे से ढकेलता रहता है लाइट को। जैसे पीछे सपोर्टिंग रहता है, आप किसी को ऐसे चल नहीं रहा, आप पीछे से ढकेलते हुए चलिए, तो वही काम वोल्टेज करता है जस्ट, और कुछ नहीं करता। जो विद्युत धारा है, विद्युत आवेश है, उसको ढकेलता रहता है। कौन? विद्युत विभवांतर। कोई भी चीज चल रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर लगाए, आप ट्रांसफार्मर में से लाइट दे रहे हैं तो वहां पे विभव अधिक करके देता है। यानी जैसे आप ये सोचिए कि आपके घर में 10 सेकंड में 5 एम्पियर करंट आता है, तो अगर क्या कहते हैं कि अगर आप ट्रांसफार्मर से लिए या अधिक पास से लाइट लिए जहां पर विभवांतर अधिक है, वोल्टेज अधिक है, तो आपका वही 1 सेकंड में आएगा। जब 1 सेकंड में उतना अधिक करंट आएगा तो आपके घर में ऑटोमेटिक लाइट तेज रहेगी। और ये कॉस्ट बहुत कम कॉस्ट रहता है। ट्रांसफार्मर वगैरह हर जगह लगाकर इसके विभवांतर को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उसके विभवांतर को हर जगह नहीं बढ़ाया जा सकता था क्योंकि स्टोरेज रहता था, पहले से ही सेल से निकलता था, पहले से ही ये किसी प्रकार के एक स्रोत है जहां पर इसको रखा जाता था, उससे निकलता था, इसलिए जो दिष्ट धारा था उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, और ये बहुत सस्ता रहता है और इसका उपयोग मतलब हर जगह किया जाता था। और एक करंट पर अभी रिसर्च चल रहा है, वायरलेस करंट पर। अगर शायद निकोला टेस्ला होते तो बन गया होता वायरलेस करंट। इनकी आश्चर्यजनक तरीके से मौत हो गई थी, पता नहीं कैसे मरे, क्या हुआ क्या नहीं। ये कहा जाता है कि जब ये प्रत्यावर्ती धारा की खोज किए तो जो एडिशन थे उससे काफी दुखी हुए। ये कहा जाता है, सुनी सुनाई बातें कहा जाता है। और एक दिन आश्चर्यजनक रूप से इनकी मौत हो गई जब ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वायरलेस करंट। तभी इनकी आश्चर्यजनक रूप से मौत हो गई। और सब कहते हैं कि एडिशन कुछ किया, पता नहीं किए कि नहीं। यह भी प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। आप लोगों के घरों में जो धारा थी वो प्रत्यावर्ती है, और जो बैटरी में धारा स्टोर रहती है वो दिष्ट धारा। अब आप लोगों के घर में अधिकतर इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के ही है, इसलिए आपको जो दिष्ट धारा है, आप लोगों के घर में एक चीज और लगा रहता होगा दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा प्रवाह के मार्ग में आई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है और उसके मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल अभी हम बताएं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपान I। V का मात्रक क्या है? विभवांतर बटे धारा। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर से आपको याद आता होगा, विभवांतर बराबर क्या होता है? W बाई Q, और धारा I बराबर Q अपान। अगर कुल मिला के अगर आप और कुछ फार्मूला निकालना चाहें, ऐसे ही फार्मूले निकलते हैं। अब यहाँ पे Q है, अगर आपको कुछ और दे दिया तो Q बराबर क्या होता है? ये नहीं, ऐसे ही फार्मूले निकलते जाते हैं और इसमें सेटअप करके उसका मान निकाला जाता है। ठीक है, ये रहा प्रतिरोध। ठीक है,
धारा प्रवाह के मार्ग में आई रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब एक है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोध है, अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको रो से प्रदर्शित करता है। रो, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, अब जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध में कुछ अलग से नहीं होता। इसमें भी कोई वस्तु होती है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कोई वस्तु है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। आप पढ़ेंगे जब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से तात्पर्य कहा जाता है कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि अगर कोई वायर है, कोई चालक है, अगर उसके व्यास को बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध अधिक रहेगा, कि व्यास को कम कर दिया जाए तब प्रतिरोध अधिक रहेगा? तो नॉर्मली कब प्रतिरोध अधिक रहेगा या कब कम रहेगा? जब व्यास को बढ़ा दिया जाए या व्यास को कम कर दिया जाए। व्यास यानी चौड़ाई, जब चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध अधिक रहेगा कि कम? जब चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, काहे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से घूम सकेंगे, तो प्रतिरोध कम। और जब व्यास को कम कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम नहीं पाएंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जहां पर रो क्या है? एक नियतांक है। रो एक नियतांक है, आर प्रतिरोध, ए यानी एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, और एल यानी लंबाई, लेंथ। ठीक है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है कि अगर कोई भी चालक है, चालक के किसी परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी किसी गोलीय चालक को आप ले लीजिए, उसके परिच्छेद क्षेत्रफल में अगर आप बढ़ाते हैं करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया जाता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है कम होगा। अगर उसके क्षेत्रफल को कम करते हैं तो ये कहा जाता है ना कि अगर उसके आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर आप उसको क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, अगर कम करते हैं तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती है, इसको हटाकर एक नियतांक लगा दिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका रहता है R is equal to, R is proportional to A by L, और इसी प्रोपोर्शनल जो रहता है, प्रोपोर्शनल को हटा करके रो A by L। अब रो को इस साइड करते हैं तो हमारा फार्मूला निकल के आता है रो इज इक्वल टू R A by L। अब देखिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम के इनवर्स 1, मीटर के इनवर्स, ओम के इनवर्स 1 और मीटर के इनवर्स 1, या आधा महो होता है, महो या सीमेन। ओम के इनवर्स 1 महो या सीमेन होता है। ठीक है, यह रहा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है प्रतिरोधों का समायोजन।
विशिष्ट प्रतिरोध के बाद प्रतिरोधों का समायोजन। समायोजन, प्रतिरोधों के समायोजन का अर्थ होता है प्रतिरोधों को एक साथ लगाना। किसी भी चीज को आप एक साथ लगाते हैं तो उसको समायोजन कहते हैं, उसके समायोजन कहते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या लगाते हैं और आप जोड़ रहे हैं इसको, तो ये उसका समायोजन कहलाता है। 4 लोगों को आप लाइन में खड़ा कर दीजिए तो आदमियों का समायोजन हो जा रहा है जिसको आप खड़ा कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रतिरोधों को एक साथ रखते हैं तो उसका समायोजन कहलाता है। यानी यदि एक से अधिक प्रतिरोधों को परिपथ में चालक आता है। परिपथ का मतलब क्या होता है? कोई भी चालक है उसके पथ को क्या कहते हैं? परिपथ। और चालक के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन चलता है, चालक के ऊपर चलता है, ठीक है। जैसे चालक ले लिए तो उसके अगल बगल चलता रहता है, तो अगल बगल यानी ऊपर चल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं परि। परि मतलब ऊपरी हिस्से को, ठीक है। प्रतिरोध के एक से अधिक प्रतिरोधों को अगर परिपथ में जोड़ा जाए तो इसे प्रतिरोधों का समायोजन कहते हैं। तो इसे प्रतिरोधों का समायोजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, 1, 2। श्रेणी समायोजन, जो श्रेणी समायोजन है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समायोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है यदि पहले प्रतिरोध का पुच्छ तथा दूसरे प्रतिरोध का शीर्ष दूसरे प्रतिरोध का पुच्छ तथा तीसरे प्रतिरोध का शीर्ष इस क्रम में समायोजित हो तो इस क्रम को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो इस क्रम को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अर्थात कोई एक परिपथ लीजिए, उसमें एक बैटरी जोड़ दिया जाए। बैटरी 12 वोल्ट की 10 वोल्ट की होती है, प्लस माइनस। अभी देखिए, ये पहले प्रतिरोध को हम कहेंगे R1, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे को R3 और चौथे को R4। आप लगातार ऐसे चाहे जितने प्रतिरोध को लगाते जाइए, ये कहलाएगा प्रतिरोध का समायोजन। ये पहले वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे शीर्ष, और इस वाले हिस्से को, ये पहले प्रतिरोध का क्या है? पुच्छ है।
ये है दूसरे वाले प्रतिरोध का शीर्ष और ये दूसरे वाले प्रतिरोध का है पुच्छ। ये तीसरे का शीर्ष और ये रहा तीसरे का पुच्छ और ये रहा चौथे का शीर्ष और चौथे का पुच्छ। ठीक है, यानी शीर्ष पुच्छ इस क्रम में समायोजित रहे तो इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। अगर पहले प्रतिरोध के पुच्छ से दूसरे प्रतिरोध का शीर्ष, दूसरे प्रतिरोध के पुच्छ से तीसरे प्रतिरोध का शीर्ष, तीसरे प्रतिरोध के पुच्छ से चौथे प्रतिरोध का शीर्ष इस क्रम में समायोजित हो तो इस समायोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इस समायोजन को कौन सा क्रम कहा जाता है? श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है, यह रहा श्रेणी क्रम समायोजन। अब देखिए जो श्रेणी क्रम समायोजन होता है इसमें एक सिग्निफिकेंस होता है, एक यूनिक क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी का अर्थ क्या होता है? इसमें सब कुछ तो अलग अलग रहेगा लेकिन विभवांतर समान रहता है, सॉरी धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम समायोजन में धारा समान रहती है। कैसे देखते हैं? इस समायोजन में धारा समान रहती है। इस वाले का विभवांतर रहेगा V1, इस वाले का V2, V3, V4 और धारा समान है। I सब में समान रहेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखिए धारा को समान होने का अर्थ क्या है? धारा के समान होने का मात्र एक अर्थ यही है कि इसमें से करंट फ्लो हुआ। तो विभवांतर क्या है? जैसे आप प्रतिरोध लगाते हैं तो प्रतिरोध किसको रखता है? विभवांतर को। यानी जितने तेज से करंट जा रहा है, प्रतिरोध मतलब क्या? स्पीड ब्रेकर, और उसको स्पीड कौन प्रदान कर रहा है? विभवांतर। धारा तो आवेश बस एक जरिया है, आवेश सीधा खड़ा है, विभवांतर उसको ढकेल कर लेके जा रहा है। तो जो प्रतिरोध आप लगाए वो किसको रोकेगा? केवल और केवल विभवांतर को। उसके अलावा प्रतिरोध और किसी को नहीं रोक रहा है। प्रतिरोध को रोकने का मात्र एक श्रेय किससे है? विभवांतर से। अगर आप प्रतिरोध देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ प्रतिरोध किसी को रोक रहा है तो वनली वन विभवांतर है। विभव के अलावा प्रतिरोध जो है धारा को नहीं रोक रहा है इसमें। तो इसमें देखिए एक चीज बनेगा, इस सब में धारा समान है तो क्या निकल के आएगा? आई देखिए विभवांतर लेते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 is equal to IR3 and V4 is equal to IR4। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, 2, 3 और 4। इन चारों को समीकरण मान लेते हैं। अब इन चारों को जोड़ते हैं, चारों समीकरण को जोड़ने पर जब इन चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या आएगा निष्कर्ष? इसको जोड़ते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 प्लस डाटा डाटा IRN तक ले सकते हैं, यानी अनंत, चाहे जितना ले लो। अब देखिए इसमें विभवांतर सेम है और इसमें धारा, तो लेते हैं V इज इक्वल टू I को बाहर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 RN का अर्थ होता है अनंत, चाहे जितना प्रतिरोध। आप ये जो है इसमें आप कितना भी प्रतिरोध लगा दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें सब में धारा समान है, विभवांतर बस बदला रहेगा। अब देखिए V बराबर क्या होता है? I अपान R,
R4, ठीक है। अब इस आई से ये कनेक्ट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस देखिए, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है V बराबर आई आर होता है, यही दिक्कत है। V बराबर आई अपान आर नहीं होता, V बराबर क्या होता है आई आर। तो ई आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 R M। ये रहा आपका श्रेणी क्रम का सूत्र, एकदम सरल है, सिंपल है। पहले प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन आप श्रेणी क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम का अर्थ है एक के बाद एक को लगाइए, एक खत्म हो रहा है दूसरे को लगाइए। ये देखिए, पहले का शीर्ष, पहले का पुच्छ दूसरे का शीर्ष, फिर दूसरे का पुच्छ तीसरे का शीर्ष, फिर तीसरे का पुच्छ चौथे का शीर्ष। अगर इस क्रम में लगातार ये लगते जाते हैं, लगातार आप इनको रखते जाते हैं, तो ये समायोजन कौन सा क्रम समायोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम समायोजन। इस समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन के नाम से जानते हैं। इसमें जो विभवांतर रहता है वो बदलता रहता है। विभवांतर का मतलब एक ऐसा बाह्य कारक, एक ऐसा बाह्य फैक्टर या एक ऐसा रूप, बल का एक ऐसा रूप जो आवेश को ढकेलता रहे, जो आवेश को ढकेलता रहे, आप उसको क्या कहेंगे? विभवांतर। एक जैसे आप खड़े हैं, आपको पीछे से कोई ढकेल रहा है और आप चलते जा रहे हैं, तो वो आपके पीछे से समझ लीजिए वो क्या है? विभवांतर। और जो खड़ा है वो क्या है? आवेश। हमेशा आवेश को कौन पुश करता है, धकेलता है? विभवांतर करता है, ठीक है। सब में धारा समान रहती है। इसमें भी अगर आप 1 एम्पीयर की धारा भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 एम्पीयर निकलेगा। आवेश तो उतना ही रहेंगे, आवेश नष्ट नहीं हो रहा है, बस विभवांतर जो उसको धकेल रहा है उसकी गति कम होगी। जब उसकी गति कम होगी तो 1 एम्पीयर में जितनी धारा पहुंचनी चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन एक साथ पहुंचने चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। जब उतने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आप जोड़ते हैं, V1 V2 V3, IR1 IR2 IR3 IR4, सब में धारा समान है। V1 V2 V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 डॉट 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 IRN। अब इसमें I कॉमन है, I को बाहर लेते हैं, इसमें V था सब में, V को ले लेते हैं। V बराबर IR होता है, IR लिख दिए और यहाँ पर I को बाहर ले लीजिए। एक I से एक I कट गया, R इज इक्वल टू निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और R इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4 डॉट 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 RN। ये किसका सूत्र हो गया? श्रेणी क्रम समायोजन का। किस समायोजन का? श्रेणी क्रम। अब एक लास्ट बचा है समांतर क्रम। समांतर क्रम, समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन का अर्थ क्या होता है? एक बिंदु से कई सारे पॉइंट जुड़े रहे। देखिए, कोई आप सर्किट बनाइए, सर्किट यानी परिपथ। देखिए, हर सिलेबस में आप इधर उधर करके पढ़िए चलेगा, लेकिन फिजिक्स में इधर उधर करके नहीं। क्या है कि फिजिक्स में जो रहता है वो सब के सब लॉजिक रहता है, सबके सब फैक्ट रहते हैं। अगर आप फैक्ट को छोड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। बायोलॉजी पढ़ेंगे थियरी है,
केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या है, न्यूमेरिकल्स है। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें न्यूमेरिकल थियरी का मिक्सचर रहता है। अगर आप एकदम इसमें सेटिस्फैक्शन फैक्ट को नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए फैक्ट को पकड़िए सीधा। फैक्ट का क्या अर्थ है? अगर इसको मानते हैं R1, R2, R3, ध्यान से देखिए, समांतर क्रम समायोजन किसे कहते हैं? ध्यान समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का बस लॉजिक पकड़िए। आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें आप एक का पुच्छ था, दूसरे का शीर्ष था, दूसरे का पुच्छ, तीसरे का शीर्ष, तीसरे का पुच्छ, चौथे का शीर्ष। अगर इस क्रम में लगे रहे हैं तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, कोई एक बिंदु ले लीजिए, उसी से सारे प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, तो इस क्रम को कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर क्रम समायोजन। एक का बिंदु ले लीजिए, उसी से अगर बहुत सारे प्रतिरोधों को आप जोड़े हैं तो ये समायोजन कौन सा समायोजन क्रम कहलाएगा? समांतर क्रम समायोजन। मतलब एक समान क्रम में आप रखें। समांतर को आप क्या कहते हैं? पैरेलल। एक है, एक के ऊपर ये, फिर जस्ट इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। अगर आप समझिए कि इसे ऊपर लगे हुए हैं तो कौन सा क्रम समायोजन हो गया? समांतर। जैसे एक खड़ा है, एक के ऊपर आप दूसरे को खड़ा कर दीजिए, फिर दूसरे के ऊपर तीसरे को, लगातार ऐसे ऊपर के ऊपर रहे, तो ये क्रम समायोजन को कौन सा क्रम कहेंगे? समांतर समायोजन। कौन सा? समांतर। लिख देते हैं डेफिनेशन। जब एक बिंदु से कई प्रतिरोध जुड़े हो तो इस समायोजन को समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। इसमें दिक्कत क्या होता है? देखो, सबसे बढ़िया समांतर क्रम समायोजन रहता है। समांतर क्रम समायोजन में लाइट कम नहीं होता है, इसमें विभवांतर एकदम दबा के रहता है, कचर के एकदम विभवांतर फेंक के रहता है। कितना विभवांतर चाहिए, धड़ाधड़ उतना विभवांतर फेंका है, बस धारा बदल जाती है। धारा बदल जाएगी, विभवांतर दबा के उतना रहेगा। यानी जो कोई आवेश है उसको ठेल रहा है, तो उसमें जो श्रेणी क्रम था उसमें यही कम हो जा रहा था जो उसको ठेल रहा है, विभवांतर। लेकिन जब आप समांतर में आएंगे तो विभवांतर एकदम बदलेगा नहीं। जितना आप विभवांतर दिए हैं, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 25 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 440 वोल्ट, देखते हो ना, सुने हो ना, लग गए 440 वोल्ट। होने से लगता है 11,000 उड़ जाओगे, ठीक है। तो उसको जो ढकेल रहे हैं आवेश को, तो वही है विभवांतर। इसमें विभवांतर नहीं बदलता है, धारा बदलता है, ठीक है, सीधा धारा बदलता है। यानी विभवांतर सब में सेम। यहां से चला विभवांतर, 12 वोल्ट की बैटरी आप लगा दिए, यहां से चला विभवांतर, इसमें हर जगह विभवांतर क्या रहेगा? सेम। थोड़ा सा भी चेंज होने का कंडीशन है। यहाँ पर धारा चेंज होगी, I1, I2, I3। विभवांतर यहाँ सेम, धारा बदल गई, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, और I4 इज इक्वल टू I3 है ना, ज्यादा नहीं लिखे जाएंगे। इसको मानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 समीकरण मानते हैं। अब लिखते हैं तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ने पर, अगर इन तीनों समीकरण को जोड़ा जाए, ठीक है, इन तीनों समीकरण को जोड़ा जाए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां तक समझ में आ रहा है ना? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो ये धारा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें विभवांतर सब समान है,
V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 plus डॉट 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 V upon Rn। Rn नाम नहीं है, अनंत। Rn किसको डिफाइन कर रहा है? इन्फिनिटिव को, अनंत को। आप चाहे जहां तक लेते जाओ, क्या है? अनंत है। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पे कुछ कॉमन है, यहां पे V कॉमन है और यहां पर I, तो हमारा क्या निकलेगा? I इज इक्वल टू V ब्रैकेट के बाहर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, यहां से जब V सब में से निकालेंगे तो ऊपर कुछ नहीं रहता, तो क्या माना जाता है? एक। तो V अपान R1 इज इक्वल प्लस V अपान R2 प्लस V अपान, सॉरी, 1 अपान R3, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। R1 R2, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है? आप फॉर्मूला पढ़े हैं, I इज इक्वल टू V अपान R। ये वाला फॉर्मूला पढ़िए, V बराबर I R। I को इधर करेंगे तो V इधर हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपान R। अब वही फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, V बाई R बराबर V ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब इस V से ये V कैंसिल, तो बचा एक। क्या बचा? एक। फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, 1 अपान R इज इक्वल टू, हमारा क्या निकला? ये कट गया तो एक बचा, यहाँ पर एक। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये किस क्रम का फॉर्मूला निकल गया? समांतर। और वो वाला किस क्रम का निकल गया था? श्रेणी। ये रहा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अगर प्रतिरोधों को मात्र दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। जब एक साथ जुड़े रहे तो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। जैसे कोई लाइन में खड़ा है, ऐसे सीधा खड़े करते जाइए, बगल बगल, ऐसे साइड साइड खड़ा करते जाइए, तो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। आप खड़े हैं, एक बगल, फिर उसके बगल, फिर उसके बगल, अब ऐसे पूरा राउंड बना लीजिए, कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? अब आगे खड़ा करिए, एक अपने आगे, तो आप पीछे हो गए, आपके ऊपर, यानी आपके आगे एक हो गया, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, लगातार ऐसे आगे खड़े करते जाइए, तो कौन सा हो जाएगा? समांतर। समांतर, समांतर मतलब सामने। समांतर का मतलब क्या है? सामने। अगर सामने सामने रहे तो इस क्रम को कौन सा क्रम कहेंगे? समांतर। ये देखो, ये इसके सामने है, फिर इसके सामने ये, सामने है ना तीनों एकदम, तो कौन सा क्रम हो जा रहा है? समांतर। कौन सा क्रम? अगर बगल बगल हो तो श्रेणी, बगल बगल है तो श्रेणी, और सामने सामने है तो समांतर। तो मुख्यतः समायोजन कितने प्रकार से? दो, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अगर शीर्ष पुच्छ के कंडीशन में जुड़े रहे तो कौन सा क्रम? श्रेणी। शीर्ष पुच्छ, यानी जैसे देखिए, यहां से हम अपना हाथ चालू करें तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया? शीर्ष, और ये वाला हिस्सा पुच्छ। अगर आप यहां से कोई और जुड़ता है तो जो दूसरा जुड़ रहा है उसका ये वाला हिस्सा, तो जो यहां से जुड़ेगा शीर्ष रहेगा, लेकिन हमारा वाला क्या है? ये पुच्छ। तो शीर्ष पुच्छ वाले कंडीशन में जब जुड़ा रहे तो उस क्रम को श्रेणी क्रम, उस क्रम को। और अगर ऊपर करके जुड़े रहे, एक ही बिंदु से कई सारे प्रतिरोध जुड़े रहे, तो उस क्रम को समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला भी क्या निकला? 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। अब इसका क्या निकला? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको भी प्लस लगा के आप Rn तक ले जा सकते हैं, अनंत तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों इसके फॉर्मूले, ठीक है। नॉर्मल से एक क्वेश्चन देखते हैं दोनों का। जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए एकदम। कहा क्या गया? चारों, आठों तथा 10 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम।
तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपका। इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का अर्थ क्या है? आर। आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। ठीक है। अब आपको नॉर्मली एक चीज ध्यान देना है, क्या आप अभी पढ़े कि शीर्ष पुच्छ वाला जो रहता है वो कौन सा क्रम रहता है? श्रेणी क्रम। शीर्ष पुच्छ 3 प्रतिरोध दिया है ना, 4 ओम 8 ओम 10 ओम, तीनों को हम रख देते हैं श्रेणी क्रम। ये रहा, बैटरी लगा देते हैं। ठीक है। 4 ओम 8 ओम 10। हमारा फॉर्मूला क्या निकला था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। 4 ओम 8 ओम 10 ओम, अगर इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R3, तो R1 बराबर कितना ओम हो गया? 4, R2 बराबर 8 प्लस R3 बराबर 10, 10 8 18, 18 4 22, यानी R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध कितना है? 22। तुल्य प्रतिरोध कितना? 22। ये रहा श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। अब अगला देखते हैं समांतर क्रम। इसी को हम समांतर क्रम में अगर देखें, नहीं चेंज कर देते हैं, जैसे लेते हैं, ये है 4 ओम 8 ओम, 4 ओम 8 ओम को यहां लिखते हैं 6 ओम तथा 12 ओम को, 12 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, किस क्रम में रखा गया है? समांतर। अब समांतर क्रम में, अब आपको समांतर क्रम वाला दिमाग में फिगर ड्रा करना होगा। फोन अंदर रखिए, समांतर क्रम वाला फिगर दिमाग में ड्रा करिए। इसको कहा गया R1, इसको कहा गया R2। अब R1 मानते हैं अगर ये है तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 6। R2 ये है तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 12। ठीक है, 6 12। फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R2 तक ही है इसलिए हम R2 लेंगे, अगर R3 रहे तो R3 लेंगे, R4 रहेगा तो R4 लेंगे। अभी खाली हो जा रहा है, फिर हिसाब किताब कर रहे हैं आप लोगों का, परेशान मत होइए। ठीक है। अब 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान क्या है? 6। R2 का मान क्या है? 12। अब इन दोनों का सॉल्व करने के लिए लेते हैं एलसीएम। 6 और 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 3 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका एलसीएम कितना निकल गया? कौन है? चश्मा निकाल के अंदर से रंग देंगे पूरा रेटिना उठीना। शांत रहो। ठीक है। 12 ओम इसका एलसीएम निकाल के है। अब इसको इसमें डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, तो एलसीएम मेथड से आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं। और 12 का 12 कितना है? 3/12 काटिए, 3 चौके, तो 1/R इक्वल टू कितना है? 1/4। 3 1 का 3, 3 चौके 12, 1/4 है। अब हमको मान किसका निकालना है? R का। किसका? R का। तो R इक्वल टू केवल क्या आएगा? 4 ओम। ये रहा हमारा किसका? समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। अगर आप ऐसे भी करते हैं फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सरल लगता है, बहुत सरल लगता है, इसलिए ये कंडीशन। गैलेक्सी यहाँ थोड़ी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा देख ले रहे हो इसके पास। गजब कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक।